देखिए, अब हम YouTube पर जो एक सीरीज प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक सीरीज है, महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न हैं, छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में हम इसको लेंगे, एकाध प्रश्नों को लेकर के चलेंगे, जिससे कि उस एक प्रश्न को, जो ऐसा इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा जिस प्रश्न में बहुत सारे ऐसे 15-20 इम्पोर्टेंट प्रश्न समाहित होंगे, ये वैसा प्रश्न होगा जो परीक्षा में महत्वपूर्ण तरीके से कई बार पूछा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में पूछा हुआ, नेट जेआरएफ में पूछा हुआ, आईएएस में पूछा हुआ, और इस तरीके से जो भी इस तरीके के जीके की दृष्टि से, जीएस की दृष्टि से और ऑप्शनल द्रवण की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये प्रश्न होगा। ठीक है, अब उस प्रश्न तो भले ही एक लेंगे या एक से अधिक भी ले लेंगे, लेकिन उस प्रश्न में सारे ऑप्शन पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उस क्वेश्चन पे भी जो पूछा गया है उसके अलावा भी वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होगा कि उसमें इतने सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। उन सारे पक्षों पर विचार करते हुए चलते हैं। तो हम भूआकृति विज्ञान के इन प्रश्नों से शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो पहले प्रश्न पर यहाँ पर चर्चा प्रारंभ कर लेते हैं। पहले प्रश्न को लें तो पहला प्रकार का भूआकृति विज्ञान का प्रश्न, जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं सेंट एंड्रियान्स भ्रंश। सेंट एंड्रियान्स भ्रंश क्या है? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। क्या सेंट एंड्रियान्स भ्रंश का संबंध, अगर ऑप्शन पे विचार करें कि क्या वह है रूपांतरित भ्रंश के रूप में है? रूपांतरित भ्रंश का मतलब क्या यह ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है? ठीक है, क्या वह है रूपांतरित भ्रंश के अलावा क्या वह है कन्वर्जन फॉल्ट है, अभिसारी भ्रंश है? ठीक है, या अगर हम कहें कि क्या वह है अपसारी यानी डाइवर्जन फॉल्ट है, अपसारी भ्रंश है, या फिर अगर डी ऑप्शन पर देखें तो क्या यह निमज्जकारी भ्रंश है? निमज्जकारी भ्रंश मतलब सबमर्जेंस फॉल्ट है। ठीक है ना, क्या वह है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, क्या वह कन्वर्जन फॉल्ट है, क्या वह है डाइवर्जन फॉल्ट है, या क्या वह सबमर्जेंस फॉल्ट है? तो अगर हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो देखिए, इनके उत्तर की दृष्टि से यहाँ पर आपको जो चुनाव करना है वो आप एक बार अपने दिमाग में कर लीजिए, फिर हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, हमने क्या कहा, हमने सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंट एंड्रियान्स भ्रंश है क्या। सेंट एंड्रियास भ्रंश, जिसे एक्चुअल में सेंट एंड्रियान्स भ्रंश के रूप में, सेंट एंड्रियान्स जो भ्रंश है, ये सेंट एंड्रियान्स भ्रंश ये अमेरिका में, ये इसकी जो स्थिति है, इसकी स्थिति उत्तर जो अमेरिकी महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिकी, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में इसकी लोकेशन है। नंबर एक बात, तो उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में देखिए, ये जो कैलिफोर्निया का प्रांत है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो कैलिफोर्निया किससे संबंधित है? कैलिफोर्निया अमेरिका से संबंधित है। और कैलिफोर्निया जो प्रायद्वीप है, ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप यह मैक्सिको से संबंधित है। कैलिफोर्निया प्रांत मैक्सिको में, अमेरिका में भी है और मैक्सिको में भी है, और कैलिफोर्निया जो पेनिनसुला वाला पार्ट है वो मैक्सिको से संबंधित है। ठीक है, अगर हम इन प्रश्नों पर देखें तो सबसे पहला प्रश्न तो यही हो गया कि सेंट एंड्रियान्स भ्रंश की लोकेशन कहाँ पर है। तो सेंट एंड्रियान्स भ्रंश की लोकेशन उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में है। कैलिफोर्निया का जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर इसकी पोजीशन है, जो कि अमेरिका और मैक्सिको दोनों से संबंधित है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि यह 1200 किलोमीटर लंबा, इस प्रकार का संसार का सबसे विस्तृत, सबसे लॉन्गेस्ट फोल्ट के रूप में जाना जाता है, विश्व का सबसे लंबा भ्रंश के रूप में जाना जाता है सेंट एंड्रियान्स भ्रंश। ठीक है ना, तो सेंट या सेंट एंड्रियास भ्रंश का एक प्रश्न तो यही हो गया कि यह विश्व का सबसे लंबा भ्रंश कौन सा है। तो सबसे लंबा भ्रंश सेंट एंड्रियान्स भ्रंश है। ठीक है, कितना है? 1200 किलोमीटर लंबा है। कहाँ है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में है। और किस इलाके में है उत्तर अमेरिका में? तो हम कहते हैं कि अमेरिका और मैक्सिको से संबंधित ये इलाका है, जिसमें यहाँ पर जो कैलिफोर्निया वाला पार्ट है उस जगह इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी लोकेशन को विश्व मानचित्र पर या उत्तर अमेरिका के मानचित्र पर देखना चाहें तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, अगर हम इसको
अगर हम यहाँ पर इस उत्तर अमेरिका के इस जगह पर देखें तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल पार्ट है। इस नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल पार्ट पे ये जो पार्ट है ये कैलिफोर्निया पेनिनसुला वाला हिस्सा है, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप वाला हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है ये अमेरिका, ये उत्तर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये अमेरिकी पार्ट है, और ये मैक्सिको वाला हिस्सा है। इस मैक्सिको वाले हिस्से में यहाँ पर ये जो कैलिफोर्निया प्रायद्वीपीय भाग है ये मैक्सिको का हिस्सा है, और इसकी जो लोकेशन है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसकी लोकेशन सेंट एंड्रियास भ्रंश की जो स्थिति है वो यहाँ पर, इसके साथ साथ ये जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है तो इसके समानांतर यहाँ पर इसी के सीरीज में सीध में आते हुए इस जगह पर इसकी लोकेशन है। ये इस स्थान पर यहाँ पर ये इसका सेंट एंड्रियास फोल्ड जो है वो इस स्थान पर है, जो कि विश्व का सबसे लंबी भ्रंश रेखा के रूप में जाना जाता है। तो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश रेखा के रूप में इसकी जो लोकेशन है ये देखिए, ये इसका सबसे पहले जो अनुमान लगाया या इसके बारे में जो सबसे पहले अध्ययन किया वो 1895 में 1895 में एंड्रयू लॉसन के द्वारा किया गया। तो देखिए अभी जो हमने बात की कि भाई ये सेंट एंड्रियास भ्रंश क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, ये नॉर्थ अमेरिका से संबंधित हो गया ना, उत्तर अमेरिका से संबंधित, ये उत्तर अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उससे संबंधित हो गया एक बात। दूसरी आपने कहा कि ये कैलिफोर्निया जो कि किससे संबंधित है, कैलिफोर्निया का हिस्सा जो कि यूएस और मैक्सिको दोनों से संबंधित है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो इस प्रकार से ये फॉल्ट है जो कि 1200 किलोमीटर लंबा यह है फॉल्ट है, आपने कहा इसका सबसे पहले विस्तृत अध्ययन जो किया वो एंड्रयू लॉसन के द्वारा किया गया। ये एंड्रयू लॉसन है, तो एक प्रश्न ये भी बन गया, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व जो है वो ये है कि 1906 में जब सैन फ्रांसिस्को का भूकंप आया, 1906 में जब सैन फ्रांसिस्को यहाँ पर महत्वपूर्ण अमेरिका का ये वेस्टर्न कोस्ट पर नगर है, पश्चिम की ओर का नगर है। तो अगर ये जो 1906 का भूकंप आया तो 1906 के भूकंप में प्रोफेसर एच एफ रीड के द्वारा 1906 में भूकंप उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ये भूकंप उत्पत्ति का सिद्धांत सेंट एंड्रियास भ्रंश के आधार पर ही उन्होंने इसको प्रस्तुत किया, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, आप देखिए पकड़िए यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर कहा कि प्रोफेसर एच एफ रीड ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, ये जो सिद्धांत था इनका सिद्धांत था जिसे इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी अर्थात प्रत्यास्थता पुनश्चलन सिद्धांत इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी कहलाता है। अर्थात देखिए इन्होंने इस जो 1906 में सैन फ्रांसिस्को का भूकंप आया, उस भूकंप के दौरान इन्होंने यहाँ पर महसूस किया कि किस प्रकार से आंतरिक भाग की जो चट्टानी परतें होती हैं, चट्टानी परतों के मध्य में ये तनाव उत्पन्न होता है, और ये जो तनाव के कारण से इसमें इन चट्टानी परतों में एक जो इलास्टिक की तरीके से खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक भाग में जब यह चट्टानों का या प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो इन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण से, प्लेट्स के संचलन के कारण से ये चट्टानी परतें या इन प्लेट्स के क्रिस्टल पार्ट में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, और ये तनाव जो होता है इलास्टिक की तरह इन चट्टानों को, रबड़ की तरह इन चट्टानों में खिंचाव उत्पन्न करता है। और जब इनकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है, प्रत्यास्थता की सीमा समाप्त हो जाती है, तो फिर ये आंतरिक चट्टानें टूट जाती हैं, और जैसे ही टूटती हैं तो फिर इनके जो दो टुकड़े होते हैं ये पुनश्चलन करते हैं, रीबाउंड करते हैं, अर्थात अपने स्थान पर पुनः जाते हैं। और ऐसी स्थिति में इनके ऊपर की जो चट्टानी परतें होती हैं वो वाइब्रेट करती हैं, कंपित हो जाती हैं, और इसी से अर्थक्वेक या भूकंप आता है। तो ये इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी पुनश्चलन का जो सिद्धांत था ये एच एफ रीड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1906 के सैन फ्रांसिस्को भूकंप के पश्चात इसका आकलन किया गया, और इस दौरान यहाँ पर एक सेंट एंड्रियास एक लेक है, झील है। इस झील के निर्माण के लिए भी इसी प्रकार के फॉल्ट को उत्तरदायी माना गया, इस भ्रंश को उत्तरदायी माना गया, ठीक है। एंड्रयू लॉसन ने इसका विवरण प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन जो भूकंप उत्पत्ति का सिद्धांत था वो प्रोफेसर एच एफ रीड, तो दो विद्वानों के नाम हो गए, एंड्रयू लॉसन हो गया और प्रोफेसर एच एफ रीड हो गए, ठीक है ना। और यह यहाँ पर इसमें सेंट एंड्रियास लेक है,
और विश्व का सबसे लंबा इस प्रकार का भ्रंश रेखा या भ्रंश वाला क्षेत्र माना जाता है। लॉन्गेस्ट फोल्ट की स्थिति यहाँ पर यह मानी जाती है, जबकि जो सबसे लंबी या विस्तृत भ्रंश घाटी ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली यानी अफ्रीकी महान भ्रंश घाटी के रूप में ये उसको वहाँ जो अफ्रीका में स्थित है उसको इस रूप में लेते हैं। तो देखिए कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो इस तरीके से एक तो सीधा सीधा इस सेंट एंड्रिया से संबंधित एक क्वेश्चन वाला पार्ट हो जाता है। अब अगर इसके ऑप्शन पे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि इससे संबंधित इसका जो पहला ऑप्शन आपने देखा कि रूपांतर भ्रंश, क्या यह ट्रांसफॉर्म फोल्ट है? ट्रांसफॉर्म फोल्ट रूपांतर भ्रंश। रूपांतर भ्रंश क्या होता है? आप कहते हैं कि जब प्लेटें परस्पर यह एक दूसरे से टकराती हैं। प्लेटें मतलब भूपटल के ऊपर स्थित जो क्रिस्टल पार्ट होता है, ये क्रिस्टल पार्ट ये जिसमें महाद्वीप और महासागर की स्थिति है। ये महाद्वीप और महासागर जिन टुकड़ों से मिलकर के जुड़ करके बने हुए हैं उन्हें प्लेट्स कहते हैं, और इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है। मूवमेंट के कारण से जब ये एक दूसरे से प्लेटें, जब आंतरिक भाग में मैग्मा में हलचल होती है तो ये आंतरिक भाग की हलचल के कारण से ऊपर की प्लेटों में सरकाव होता है। अगर ये जो सरकाव है, देखिए अगर ये सरकाव यहाँ पर यह सरकती हुए प्लेटें एक दूसरे से आकर के टकराती हैं तो इसे कन्वर्जन दशा कहते हैं, इसे अभिसारी दशा कहा जाता है। इस अभिसारी दशा के कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है, एक क्रैक पड़ जाता है और इस क्रैक को भ्रंश कह रहे हैं। यानी जो भी भूपटल के ऊपरी भाग पर पड़ने वाली दरार होती है वो भ्रंश कहलाती है। अगर यह अभिसारी क्रिया के कारण से यानी एक दूसरे की ओर अभिमुख होते हुए एक दूसरे की ओर आते हुए अगर इनमें इस तरीके से यह क्रैक पड़ता है तो उसे अभिसारी भ्रंश कह रहे हैं। और अगर हम कहें कि ये एक दूसरे से दूर जाती हैं या अर्थात एक दूसरे से विमुख होते हुए यह संचलित होती हैं, यह कौन प्लेट्स संचलित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो दरार बनती है उस दरार को भ्रंश तो कह रहे हैं, लेकिन ये अपसारी भ्रंश के रूप में माना जाता है। और ये जो मार्जिन होता है, ये किनारा होता है, किसका किनारा? प्लेटों का किनारा, ये अपसारी किनारा कहलाता है। इसे डाइवर्जन फोल्ट कहते हैं। वैसे डाइवर्जन मार्जिन तो प्लेटों के किनारे को कहा जाता है, क्योंकि अगर वहां पर दरार बनी हुई है ऊपरी भाग में दिख रही है तो उस दरार भाग को भ्रंश कहेंगे। और चूंकि यह डाइवर्जन प्रोसेस के कारण से अपसारी प्रकार की प्रक्रिया के कारण से बनी है इसलिए उसको अपसारी भ्रंश कहा जाएगा, डाइवर्जन फोल्ट के रूप में यह कहलाएगा। एक जो निमज्जकारी भ्रंश जो होता है, सबमर्जेंस फोल्ट जिसको बोलते हैं, निमज्जकारी भ्रंश का सीधा सा मतलब यह है, हम तो केवल ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि इनके मीनिंग क्या है, जिससे इनसे संबंधित प्रश्नों को भी आप हैंडल कर सकें। ठीक है ना, ये भी अपने आप में एक अलग से प्रश्न बन सकते हैं। तो निमज्जकारी भ्रंश क्या हुआ? सबमर्जेंस, अर्थात भूपटल पर इस तरीके से अगर हम ये कहें, अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो इस प्रकार से इस तरीके से ये यहाँ पर ये दो प्लेट्स की स्थिति इस तरीके से है। अगर ये कोई भी लैंडमास है, स्थल भाग है, इस स्थल भाग में इस प्रकार से अब देखिए कि एक भाग जो होता है सागरीय प्रकार का ये जो भाग है सागरीय प्रकार की इस सतह में, अगर इस प्रकार की सागरीय सतह में सागरीय प्रकार का ये जो जलमग्न भाग होता है, इस जलमग्न भाग में अगर किसी भी प्रकार की इस तली का अगर धंसाव हो जाए यानी डाउन थ्रोन ऑफ ए ब्लॉक की कंडीशन बन जाए, तो वैसे तो यह है एक हिस्सा, मतलब जब यहाँ पर सागर जलमग्न भाग में किसी स्थल का ऊंचा उठना होता है तो इसे हम इमरजेंस या उमज्जन कहते हैं, और जब एक भाग नीचे धंसता है तो इसे सबमर्जेंस या निमज्जन कहा जाता है। इसके कारण से ये जब भाग नीचे धंस गया है, ये भाग जब नीचे धंस जाता है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर पहुँच जाता है। इस जगह पर जब ये पहुँच गया तो यहाँ पर जो दरारी भाग है, यहाँ पर ये जो इस प्रकार का दरारी भाग है, तो यहाँ पर अब देखिए ये जो स्थिति है ये कहाँ पर हो गई? ये स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना, तो ये जो इस तरीके की दशा है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये स्थिति इस जगह पर निर्मित हो जाती है, और ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में यहाँ पर ये जो दरारी भाग बना है इसे आप निमज्जकारी भ्रंश कह देते हैं। तो इस तरीके से अगर इस प्रकार से अगर आप इनकी पोजीशन को देखें तो आपने ऑप्शन जो लिए
इन ऑप्शंस पे देखिए, आपने कहा कि अपसारी भ्रंश, अभिसारी भ्रंश और निमज्जकारी भ्रंश। तो इसमें जो उत्तर है वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। पहली बात तो इसमें उत्तर कौन सा है? इसमें उत्तर जो है वह ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है या ये रूपांतर भ्रंश को माना जाता है। क्यों माना जा रहा है, अब इस पर भी आप विचार करके रखिए। यहाँ पर भी बहुत सारे आपको प्रश्न दिखाई देंगे। देखिए, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि प्रश्न एक है, लेकिन इस एक प्रश्न में ये आए हुए प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस प्रश्न को मैंने लिया है जिस प्रश्न से आप 15-20 इंपॉर्टेंट अन्य प्रश्नों को इसी के अंतर्गत समझ लेंगे। ठीक है ना। ये नेट जीआरएफ में और कॉलेज लेक्चरशिप में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए, इस प्रकार के रूपांतरित जो भ्रंश के रूप में आप ले रहे हैं, इसके आधार पर अगर देखें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जब एक दूसरे की ओर प्लेटें आती हैं तो अभिसारी प्रकार का किनारा बना और इससे जो दरार बनी वह अभिसारी भ्रंश के रूप में हुई। जब यह प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो अपसारी भ्रंश की स्थिति हुई, डाइवर्जन फोल्ट की स्थिति हुई, और डाइवर्जन फोल्ट की स्थिति में यहाँ पर जो दरार बनी यह अपसारी भ्रंश की हुई। ठीक है ना। लेकिन जब प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल सरक जाएं, अर्थात न तो यहाँ पर एक दूसरे से दूर जाने की स्थिति हो, न एक दूसरे से टकराने की स्थिति हो, बल्कि प्लेटों का अगल बगल सरक जाना हो, तो इसे संरक्षी किनारा कहते हैं। यही संरक्षी किनारा क्या कहलाता है? रूपांतरित भ्रंश कहलाता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहलाता है। अब यहां पर ये जो फॉल्ट है, सेंट एंड्रियास जो फॉल्ट है, इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका निर्माण इसी प्रकार से अगल बगल सरकने की वजह से हुआ। अब देखिए, इस पॉइंट को भी महत्वपूर्ण तरीके से आप ध्यान करके रखिए। अगर आप यहाँ पर, क्योंकि इस सेंट एंड्रियास भ्रंश को इसकी लोकेशन आपने जो ली है, इसकी लोकेशन अगर आपने ली है तो आप देखिए यहाँ पर इसकी लोकेशन में ध्यान आपका, अगर यहाँ विश्व के मानचित्र के हिसाब से देखते हैं तो आपने कहा कि ये जो इस प्रकार का पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ये देखिए, अगर विश्व के मानचित्र के हिसाब से देखें तो ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, ये उत्तर अमेरिकी महाद्वीप है। ठीक है ना। और ये प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक प्लेट के रूप में जानी जाती है। ये पैसिफिक प्लेट है। इस पैसिफिक प्लेट में हमने लोकेशन क्या ली? हमने यहाँ पर जो लिया वो ये लिया कि ये जो यहाँ पर इस जगह पर ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर यह है जो सेंट एंड्रियास भ्रंश है उसकी स्थिति है, और जो सेंट एंड्रियास भ्रंश की स्थिति यहाँ पर है। तो फिर ये जो हिस्सा है, ये पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट जो है, इस प्रशांत प्लेट का यहाँ पर प्रशांत प्लेट का यह है इस उत्तर अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है। तो प्रशांत प्लेट का इस मानचित्र के हिसाब से देखेंगे या विश्व के मानचित्र के हिसाब से, प्लेटों के मानचित्र के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर यह कन्वर्जन या अभिसरण प्रकार की स्थिति दिखाई देगी, प्लेटों के परस्पर अभिसरण किनारे के रूप में दिखाई देगा। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर इसको ध्यान करके रखिए कि ये जो पार्ट है यहाँ पर इस हिस्से में एक पुरानी प्लेट हुआ करती थी, छोटी प्लेट, एक पुरानी प्लेट थी। इस प्लेट का जो नाम था, इस प्लेट का नाम है, एक तो प्रश्न ये है, इस प्लेट का नाम ये फेरोलिन प्लेट थी। ये पुरानी प्राचीन प्लेट थी फेरोलिन। ये जब टूट गई, इसमें क्रैक पड़े, इस फेरोलिन प्लेट में क्रैक पड़े, और फेरोलिन प्लेट के क्रैक पड़ने के साथ ही इसमें जैसे ही टूटन हुई तो ये 3 प्रकार की प्लेटों में निर्मित हो गई। एक जो इसकी ऊपर यह यहाँ पर जो 3 प्रकार की प्लेट बनी, इसे एक्सप्लोरर प्लेट, दूसरी प्लेट जो है ये यहाँ पर जुआन डे फूका, और तीसरी प्लेट गार्डो। ये माइक्रो प्लेट्स मानी जाती हैं, छोटी प्लेट्स मानी जाती हैं। कहने का मतलब एक बड़ी विस्तृत प्लेट में यहाँ पर क्रैक्स पड़े, और इन क्रैक्स पड़ने के साथ ये 3 प्लेटों में टूट गई। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है
कि इस सेंट एंड्रियास भ्रंश से संबंधित ये किनारा कौन सा है, तो आपने कहा रूपांतरित भ्रंश है, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर भले ही टकराहट नजर आ रही हो, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट का और उत्तरी अमेरिकन प्लेट का परस्पर टकराना या अभिसरण प्रकार का नजर आ रहा हो, परंतु वास्तविक रूप में ये जो तीन प्लेटें हैं, ये तीन प्लेटें अगल बगल में सरक रही हैं और इन सरकने के साथ ही इसमें इस प्रकार का सेंट एंड्रियास फोल्ड का निर्माण हुआ है। ये सेंट एंड्रियास फोल्ड देखिए कैसे बना। ये प्लेटें जो एक्सप्लोरर है, जुआन डे फूका है, गार्डो प्लेट है, जो फेरोलिन प्लेट का पार्ट थी, ये प्लेट्स जो हैं आपस में जैसे ही इनमें भिंचाव की प्रक्रिया, अभिसरण की प्रक्रिया होती है, तो ये अगल बगल में सरक जाती है और इसके कारण से यहां पर ये दरार का निर्माण हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकार का प्रश्न है, आप इन पर विचार करके देखेंगे तो इसमें कई तरीके के प्रश्नों का समावेश आपको नजर आएगा। भले ही एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप देखिए इसमें ए ऑप्शन रूपांतरित भ्रंश हो गया, बार बार हम कह रहे हैं कि अभिसारी भ्रंश हो गया, अपसारी भ्रंश हो गया और इसी तरीके से निमज्जकारी प्रकार का भ्रंश हो गया। तो इसका उत्तर कौन सा निकल करके आया? इसका उत्तर जो सीधा सीधा सा आप पकड़ पा रहे हैं, इसका उत्तर जो है वो रूपांतरित प्रकार का भ्रंश है, ट्रांसफॉर्म फोल्ट है। ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे अपने आप में प्रश्न निहित हैं।